हेलो एवरीवन। प्रीवियस अंक में कक्षा 12 की कविता पतंग के कवि का परिचय, संक्षिप्त परिचय और उसके व्याख्या पर मैंने आपके साथ चर्चा की थी। आगे बढ़ते हुए उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं पर आज मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर और मनोरम वर्णन किया है, चित्रण किया है। भादो माह में तेज वर्षा होती है और इसमें तेज बौछारें पड़ती हैं। बौछारों के समाप्त होने पर शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। हल्की हल्की सी ठंड बैठने लगती है, मौसम थोड़ा खुला सा हो जाता है और प्रकृति में कुछ इस तरह के परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। सवेरे का सूरज कैसा दिखाया कविता में? खरगोश की लाल आंखों जैसा, मनोरम, सुंदर, मुलायम। शरद ऋतु के आगमन से जो उमस वातावरण में भरी हुई होती है मौसम में, वह भी समाप्त हो जाती है और ऐसा लगता है कि शरद अपनी साइकिल को तेज गति से चलाते हुए आ रहा है। वातावरण साफ सुथरा सा, धुला धुला सा, जैसे सारे पेड़ पौधों को हमने शावर से धो दिया है, हरे नरम सुंदर दिखाई देने लगते हैं। धूप चमकीली सी दिखाई देने लगती है और फूलों पर तितलियां मंडराने लगती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आप सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया होगा? कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता और बाल सुलभ इच्छाओं चेष्टाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। और बच्चे भी पतंग की तरह ही हल्के फुल्के तो होते हैं। उनकी विचार शक्ति या कल्पनाएं पतंग की तरह रंग बिरंगी होती है, रंगीन होती है। वे अत्यंत ही कोमल, सुकोमल कहूंगी बल्कि मैं, और निश्चल होते हैं, छल रहित होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। इसी तरह पतंगे भी रंग बिरंगी होती हैं, हल्की होती हैं और आकाश में दूर तक, ऊंचाई तक उड़ान भरती हैं। इसीलिए इन विशेषणों के प्रयोग से कवि अपने पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कुछ बिंब इसमें दिए गए हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कविता का जो पहला अंश है उसमें दृश्य और श्रव्य बिंब विद्यमान है। कविता की पंक्तियां ही पढ़कर मैं आपके सामने स्पष्ट कर देती हूँ। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल लिए हुए तक दृश्य बिंब है, और जब तेज घंटी बजाते हुए है तो श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाना दृश्य बिंब है और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके में स्पर्श बिंब विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में विचार कीजिए और कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। जैसा कविता पढ़ाते हुए भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि कपास बहुत मुलायम होता है जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं और बच्चे भी बहुत ही
कोमल होते हैं, इसीलिए कपास और बच्चों का बड़ा गहरा संबंध होता है। यदि बच्चों के पैर देखो तो बड़े नरम, मुलायम, गद्देदार से महसूस होते हैं, और हम नरम बिस्तर पर जब सोते हैं तो उसकी भी कोमलता का हम अनुभव कर सकते हैं। दोनों की कोमलता के, समानता के कारण यहाँ बहुत गहरा संबंध बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान के साथ कैसा संबंध बनता है? पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की परिचायिका है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उतना ही ऊंचा उड़ता है। पतंग उड़ते समय बच्चे बहुत अधिक उत्साह से, उमंग से भरे हुए होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं। देखो मेरी पतंग कितनी ऊंची उड़ गई, मैंने उसकी पतंग काट दी। तरह तरह की अपनी प्रशंसा स्वयं ही करने लगते हैं। और पतंग की तरह बाल मन, जैसे पतंग उड़ती गिरती रहती है, हिलोरे लेती है, वैसे ही बालक का कोमल मन भी हिलोरे भरता रहता है। वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, जैसे पतंग छूना चाहती है, छू जाती है। ठीक वैसे ही बाल सुलभ बच्चे का मन भी ऐसा ही होता है कि ऊंचाइयों को वह छूने को लालायित रहता है। इस कार्य में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों को भी ध्यान में बिल्कुल नहीं लाते। जैसे बताया था ना कि छत के कोने हैं, थोड़ी मुंडेर होती है, उस सब को भी भूल जाते कि गिरकर चोट ना लग जाए, सब भुला देते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ पंक्तियां दी गई, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे भी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच भी जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने वे आ जाते हैं। पर आधारित पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? इससे अर्थ है, जैसा मैंने पहले बताया था, कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर, एक छत से दूसरी छत पर कूदते चले जाते हैं। उनकी पदचापों से उनके पैरों की आवाजों से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है, और यह संगीत मृदंग की ध्वनि की तरह उससे मिलता जुलता प्रतीत होता है। साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में, उनकी किलकारियां, उनकी सीटियां गूंजती रहती हैं। इस पर आधारित दूसरा प्रश्न है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगती है। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए बालकों को छत बिल्कुल भी कठोर नहीं लगती है, आभास भी नहीं होता है। और इसका मुख्य कारण है उनकी पदचापों से एक मनोरम संगीत, या उनका ध्यान उस ओर कठोरता की तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि वो आकाश की तरफ, ऊंचाई को ही देखते रहते हैं। पैरों की तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं है, इसीलिए उन्हें उसकी कठोरता का आभास कदापि नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? और निडर और साहसी। ये तो बच्चों की बात है। यदि हम व्यक्तिगत जीवन में देखें और हम किसी मुसीबत से उबर जाते हैं, परेशानी से निकल जाते हैं, तो हम दुगने साहसी बन जाते हैं, निर्भीक बन जाते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को और अधिक सक्षम, सबल मानने लगते हैं, और हमें साहस और निडरता का भाव जागृत हो जाता है, और हम भय से बहुत दूर होते चले जाते हैं। भय का नामो निशान हमारे मन और बुद्धि पर नहीं रहता है। ठीक वैसी ही स्थिति प्रस्तुत कविता के आधार पर बच्चों की होती है कि वो एक बार मुसीबत से बचने के बाद फिर और अधिक निडर हो जाते हैं। उनकी आंखों में तेज धूप भी नहीं लगती है, कठोर छत भी उन्हें महसूस नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।